नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन की दुखद घड़ी में आप सपरिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, यह हिंदी विषय की पहली क्लास है जो न्यू एकेडमिक ईयर की शुरुआत में दिखाई जा रही है। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय का एक व्याकरण लेकर प्रस्तुत हूँ, पर उसके पहले मैंने एक चित्र बनाया हुआ है और उससे संबंधित, उससे मिलता जुलता मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तो आप पाएंगे यह चित्र प्रकृति से संबंधित है, निसर्ग से संबंधित है या फिर कहा जाए पर्यावरण से संबंधित है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को देख आकाश में अपनी खुशियों को जाहिर करते हुए चिड़िया उड़ रही हैं और ये पर्वत बने हुए हैं। पर्वतों के ठीक पीछे सूर्य देवता अर्थात सूर्य उदय होने की कगार पर है, सूर्योदय हो रहा है। पर्वत के ठीक सामने की समतल भूमि पर एक घर बना हुआ है। घर के बगल में वृक्ष है और ठीक सामने खेत में फसल लहलहा रही है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि पर्वत और एक वृक्ष है, उसके बीच से एक नदी होते हुए बहती जा रही है। आप जानते हो नदियों की धारा की कलकल ध्वनि हमारे कानों को कितनी प्यारी लगती है। अब इसी नदी में कुछ मछलियां तैर रही हैं और ठीक उसके बगल बाईं ओर एक वृक्ष बना हुआ है। वृक्ष में अर्थात पेड़ बना हुआ है, पेड़ पर आम के फल लगे हुए हैं। आप सबको तो आम खाना पसंद ही होगा। बच्चों, अब ठीक अब आगे बढ़ें तो एक फूल खिले हुए हैं, कार खड़ी हुई है और हम देखें तो आप ये पूरे दृश्य को देखने के बाद आप पाएंगे कि यह दृश्य में हर वस्तु, हर जगह का कुछ न कुछ नाम है, हर प्राणी का कुछ न कुछ नाम है। जैसे देखिए, वृक्ष, आम का फल, पर्वत, बादल, आकाश, पक्षी, घर, खेत, वृक्ष या पौधा कहे छोटा, कार, फूल, मछली और कलकल बहती हुई नदी। ये सारे को आप देखकर आप पाएंगे कि धरती की हर वस्तु का, हर प्राणी का, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम है। कहने का अर्थ है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा, उनके हजारों वर्ष पहले रहने वाले लोगों ने आसानी के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए धरती की हर वस्तु को कुछ न कुछ नाम देते गए और यह श्रृंखला, यह क्रम लगातार बढ़ता गया और धरती की हर वस्तु का कुछ न कुछ नामकरण किया गया। इसलिए धरती पे हर वस्तु का कुछ न कुछ नाम है। हिंदी के व्याकरण शास्त्रियों ने इसे समझा और हिंदी भाषा में की अशुद्धियों को कम करने के लिए, हिंदी भाषा में पाई जाने वाली गलतियों को कम करने के लिए उन्होंने इसका नाम दिया। ये नाम शब्दों को उन्होंने व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा। तो बच्चों, आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संज्ञा। मुझे उम्मीद है कि आप इन नामों के आधार पर संज्ञा को कुछ पहचान ही चुके होंगे। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है और कितने प्रकार होते हैं, वह हिंदी भाषा के लिए किस प्रकार उपयोगी है, उनके प्रकारों में जो भेद पाए जाते हैं वह कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से शब्द किस किस प्रकार में के संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं और
संज्ञा को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है और बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने परिभाषा लिखूंगा जिसे अंग्रेजी भाषा में डेफिनेशन कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जरा आप ध्यान से सुनिए, जिसे अंग्रेजी भाषा में आप या डेफिनेशन कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा, इसी परिभाषा के आधार पर हम विषय को भली भांति समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है वह शब्द, परिभाषा वह शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, गुण, दोष, दशा, अवस्था, वह शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, दशा, अवस्था का पता चले, ऐसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। या तो हमें किसी व्यक्ति का पता चले, या तो किसी वस्तु का पता चले, या तो हमें स्थान का पता चले, या किसी के गुण का पता चले, या किसी के दोष का पता चले, या किसी की दशा या अवस्था का पता चले। अब मैं इन शब्दों को अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। अब जैसे मैंने कहा वह शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति का पता चले। अब व्यक्ति का पता चले कहने का अर्थ है वह शब्द जिससे हमें व्यक्तियों के नाम का पता चले। व्यक्तियों के नाम, अब व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आप अपना नाम, आपका नाम व्यक्ति के अंतर्गत आता है तो आप अपना नाम लिख सकते हो। मैंने उदाहरण के रूप में एक नाम लिखा रौनक। दूसरा नाम राम, ये व्यक्ति है। राम, रमेश, सीता इत्यादि नाम या व्यक्ति के नामों के अंतर्गत आ जाते हैं। अंतर्गत आने का मतलब है व्यक्ति के नाम ये कहलाते हैं, इनको हम व्यक्ति का नाम कहते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि वह नाम शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति का पता चले, तो व्यक्तियों के नाम पता चल गया हमें। अब हमें वस्तुओं का पता चले, अब वस्तुओं के नाम कौन से हो सकते हैं? आप कक्षा में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, क्लास में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनके नाम भी संज्ञा ही हैं। जैसे कलम, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि आदि, ये सारे नाम वस्तुओं के नाम। कहने का अर्थ है ये वस्तुओं के नाम, ये व्यक्तियों के नाम। अब हम स्थानों के नाम पे आएंगे। स्थानों के नाम, आपको तो घूमने का बहुत शौक होगा, अलग अलग स्थानों पर आप गए भी होंगे। तो ये स्थान जो हैं ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई भी एक जगह है, एक स्थान है। तो मुंबई, दिल्ली, बंगाल, इत्यादि, ये नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। अब हमारे पास बचा है गुण के नाम, दोष के नाम, दशा के नाम और अवस्था के नाम। तो हम उन्हें भी जानेंगे और हम समझेंगे कि किस प्रकार यह नाम, इन नामों का संबंध संज्ञा से होता है। स्थानों के नाम के बाद अब बारी है प्राणों के नाम की।